बच्चों, आज हम आपके बायोलॉजी के यूनिट 3 के चैप्टर 8 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक की संरचना और उसके कार्य। तो ये आपके अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई इसके अंतर्गत आता है। तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का अर्थ, सामान्य अर्थ ये है कि जो कोशिका के केंद्र में उपस्थित है। कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली एक अंडाकार, वृत्ताकार, तस्तरी नुमा या गोल संरचना होती है, जिसको कि हम केंद्रक या न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी खोज या डिस्कवरी किसने की। तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में आर्किड की कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की थी। उन्होंने इसको आर्किड की कोशिकाओं में सर्वप्रथम देखा। एक कोशिका में सामान्यतः एक ही केंद्रक होता है, परंतु कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक 2 केंद्रक भी पाए जाते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं या परिभाषा। तो कोशिका द्रव्य से घिरी एक ऐसी रचना जिसमें कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का उदय होता है, वो क्या कहलाती है? केंद्रक कहलाती है। मतलब कि कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर ही गुणसूत्र बनते हैं। स्ट्रासबर्गर ने क्या कहा कि प्रत्येक केंद्रक की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित केंद्रक से होती है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है, क्योंकि केंद्रक कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, इसीलिए केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष या कंट्रोल रूम कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि किन कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है और किन में प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें प्राथमिक या आद्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, अर्थात उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। तो इस प्रकार के केंद्रक को न्यूक्लियाइड कहा जाता है। तो ये जो केंद्रक है, प्राथमिक केंद्रक या आद्य केंद्रक, ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। हम बात करें यदि पूर्ण विकसित केंद्रक की, तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो सभी विकसित जीवधारियों में पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। सुविकसित केंद्रक का मतलब है कि जिनमें की केंद्रक के चारों ओर केंद्र की झिल्ली पाई जाती है। तो इस प्रकार के केंद्रक को पूर्ण विकसित केंद्रक बोलेंगे, और ये केंद्रक जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें कि केंद्रक का अभाव होता है, जैसे कि स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है, ठीक है, आरबीसी की कोशिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसी तरह से प्लांट में यदि हम देखें तो फ्लोएम की जो चालनी नलिकाएं होती हैं, उनमें भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अपवाद भी है। ऊँट एक स्तनधारी प्राणी है, लेकिन उसके आरबीसी में केंद्रक जो है ये पाया जाता है। तो ये एक अपवाद स्वरूप है। इसका एग्जाम्पल ऊँट और लामा का, ये दोनों स्तनधारी हैं और दोनों में ही केंद्रक जो है वो पाया जाता है। अब हम इसके साइज या आकार की बात करें तो केंद्रक का जो साइज है वो 5 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक हो सकता है। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं केंद्रक की संरचना या स्ट्रक्चर। प्रत्येक कोशिका में 2 प्रावस्थाएं होती हैं। पहले को हम बोलते हैं अंतरावस्था या इंटरफेज, और दूसरी प्रावस्था कहलाती है कोशिका विभाजन की अवस्था। तो ये 2 जो प्रावस्थाएं होती हैं वो प्रत्येक कोशिका में पाई जाती हैं। तो जो अंतरावस्था या इंटरफेज अवस्था है वो 2 क्रमिक विभाजन के बीच की अवस्था मानी जाती है। ये कोशिका की सबसे लंबी प्रावस्था होती है और केंद्रक की संरचना का अध्ययन अंतरावस्था या इंटरफेज में ही किया जाता है। ठीक है। तो अंतरावस्था या इंटरफेज स्टेज में केंद्रक का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन करने पर इन 4 भागों से मिलकर बना हुआ दिखाई देता है। तो अब इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर केंद्रक का एक सुस्पष्ट चित्र बना हुआ है, तो इसके माध्यम से भी हम केंद्रक की संरचना को भली भांति समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रक का जो पहला भाग है, जिसको कि नाभिकीय झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा गया है। तो केंद्रक के चारों ओर एक पतली दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जिसको कि नाभिकीय झिल्ली या कैरियोथीका भी कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसका दूसरा नाम क्या है? कैरियोथीका है। ये दोहरी झिल्ली के रूप में होती है, मतलब बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि बाह्य नाभिकीय झिल्ली, और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक नाभिकीय झिल्ली। इन दोनों झिल्लियों की जो मोटाई होती है वो लगभग 75 आर्मस्ट्रांग होती है।
दोनों झिल्लियों के मध्य में अर्थात जो बाह्य नाभिकीय झिल्ली है और आंतरिक नाभिकीय झिल्ली है, इन दोनों झिल्लियों के मध्य में बीच में जो स्पेस होता है, जो खाली स्थान होता है, इसे परिकेंद्रीय अवकाश या पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है और ये 100 से 300 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। ये है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब इसके बाद देखिए ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में कई पोर्स या छिद्र पाए जा रहे हैं। यहाँ हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या नाभिकीय झिल्ली है, इसमें बीच बीच में छिद्र या पोर्स उपस्थित हैं, ये कहलाते हैं न्यूक्लियर पोर्स। साथ ही यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वहाँ पर हमको कण के समान ये संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी दानेदार संरचनाएं जो हैं वो बाह्य झिल्ली के ऊपर हमको चिपकी हुई दिखाई दे रही हैं। ये क्या है? इन्हें राइबोसोम भी कहा जाता है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उस पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो राइबोसोम है, वो राइबोसोम कण जो है वो चिपके हुए रहते हैं, जबकि जो आंतरिक झिल्ली होती है, जो इनर मेम्ब्रेन है, वो चिकनी होती है। साथ ही आउटर मेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे लगे हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाए जा रहे हैं। नाभिकीय झिल्ली विभेदकीय पारगम्य होती है, जिससे कि कोशिका द्रव्य और नाभिकीय द्रव्य के बीच महत्वपूर्ण अणुओं का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया नाभिकीय झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की संरचना। अब इसके बाद हम इसके दूसरे भाग को देखते हैं, जो कहलाता है नाभिकीय द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि केंद्र की झिल्ली के अंदर, ठीक है, या नाभिकीय झिल्ली के अंदर एक द्रवयुक्त पदार्थ होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? केंद्र की झिल्ली के अंदर पारदर्शी अर्ध तरल कणिका युक्त पदार्थ होता है, जो कि नाभिकीय द्रव्य कहलाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म भी इसी को बोलते हैं और इसी को कैरियोलिम्फ भी कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोरस, एंजाइम और खनिज लवण आदि होते हैं, जो कि कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण भाग केंद्रक का, जो कहलाता है क्रोमैटिन जाल या क्रोमैटिन नेट। तो ये जो क्रोमैटिन जाल है, ये केंद्रक का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केंद्रक द्रव्य के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ये धागे के समान पतली पतली संरचनाएं जो एक जाल के रूप में व्यवस्थित हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं क्रोमैटिन जाल। ठीक है, तो जो ये क्रोमैटिन नेट या क्रोमैटिन जाल होता है, वो कब दिखाई देता है? जब कोशिका को अभिरंजित किया जाता है, उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर न्यूक्लियोप्लाज्म में अल्परंजित टेढ़ी मेढ़ी धागे के समान संरचना के रूप में ये दिखाई देता है, जो एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं। इनको ही हम क्रोमैटिन जाल या क्रोमैटिन नेट कहते हैं। यही क्रोमैटिन नेट जो है वो कोशिका विभाजन के समय सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और रॉड के समान स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। तो क्रोमैटिन नेट या क्रोमैटिन जाल से ही गुणसूत्र बनते हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो ये जो क्रोमैटिन है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। कोन नामक वैज्ञानिक ने क्रोमैटिन के बारे में कहा कि क्रोमैटिन केंद्रक की विश्रामावस्था में दिखाई देने वाली रचना है, जो कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम में बदल जाती है। तो यहाँ पर हम क्रोमैटिन नेट के बारे में शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में हम गुणसूत्र की संरचना के अंतर्गत इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद केंद्रक का चौथा महत्वपूर्ण भाग, जो कि केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केंद्रक के अंदर एक बड़ी गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है, जो क्या कहलाती है? केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। फोंटाना नाम के वैज्ञानिक ने केंद्रिका की खोज की थी। जिन कोशिकाओं से प्रोटीन का निर्माण होता है, उनमें केंद्रिका बड़ी होती है, लेकिन दूसरी कोशिकाओं में ये छोटे आकार की होती है या किसी किसी में अनुपस्थित भी होती है। केंद्रिका के बारे में डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई केंद्रक की संरचना या परासंरचना। तो कोशिका की संरचना पढ़ने के बाद अब हम आते हैं केंद्रक के कार्य पर। तो हमने देखा कि जो केंद्रक है वो कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। तो कोशिका के कार्य के अंतर्गत पहला जो कार्य है वो यही है कि कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं पर ये नियंत्रण रखता है। ठीक है, दूसरा कार्य हम देखें तो सभी कोशिकीय आरएनए का निर्माण करता है। कोशिका में जितने भी प्रकार के आरएनए का उत्पादन होता है वो केंद्रक के द्वारा ही होता है, और ये आरएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं।
थर्ड इसका कार्य है कोशिका विभाजन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। जो केंद्रक होता है वो कोशिका विभाजन करता है और जब कोशिका में विभाजन होता है तभी जीव की वृद्धि होती है। तो कोशिका विभाजन का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो केंद्रक करता है। फोर्थ हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है केंद्रक का। आनुवांशिक गुणों के वाहक गुणसूत्र और जीन्स केंद्रक में ही पाए जाते हैं, जो कि आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो अभी हमने इसकी संरचना के अंतर्गत समझा कि जो गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रक में ही पाए जाते हैं। क्रोमैटिन जाल से ही गुणसूत्र बनते हैं और वो केंद्रक में ही बनते हैं। तो इस तरह से आनुवांशिक गुणों को वहन करने वाले जो गुणसूत्र हैं और जो जीन्स होते हैं उनके अंदर वो केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं, जो कि आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से भी केंद्रक की भूमिका है वो कोशिका में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा केंद्रक कोशिका वृद्धि को भी नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज हमने केंद्रक की संरचना और उसके कार्यों के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।